नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी को करीब से समझने वाले हैं जो हैरान भी करती है और सोचने पर मजबूर भी। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिन्हें अचानक और लगभग अप्रत्याशित रूप से 17 करोड़ की आबादी वाले देश का नेतृत्व सौंप दिया गया। एक ऐसी बड़ी जिम्मेदारी जिसके लिए उन्होंने कभी कोई चाहत नहीं दिखाई थी। सोचिए, एक आम जिंदगी जीने वाला पायलट जो आसमान में उड़ना पसंद करता था, वो अचानक देश का प्रधानमंत्री बन जाता है। आइए देखते हैं कि इन चुनौतियों और घटनाओं ने किस तरह इतिहास का रुख मोड़ दिया। 40, हाँ, सिर्फ 40 साल। ये आंकड़ा अपने आप में काफी चौंकाने वाला है। सोचिए, इस उम्र में उन्होंने देश का सबसे ऊंचा और अहम पद संभाला। किसी भी राष्ट्रीय नेता के लिए, खासकर इतने विशाल देश की सरकार का नेतृत्व करने के लिए, ये एक बेहद युवा उम्र थी। इतनी छोटी उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले वो भारत के सबसे कम उम्र के नेता थे। लेकिन ये आंकड़ा सच में कितना बड़ा बदलाव था, इसका अंदाजा आपको आगे लग जाएगा। अगर हम पिछली पीढ़ियों पर नजर डालें तो ये तुलना शानदार ढंग से दर्शाती है कि उनका नेतृत्व में आना कितना अचानक था। देखिए, उनकी माताजी इंदिरा गांधी जब पहली बार प्रधानमंत्री बनी थीं, तब उनकी उम्र 48 वर्ष थी। वहीं उनके परदादा पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें स्वतंत्र भारत की कमान मिली थी, तब वो 58 साल के थे। अब इन आंकड़ों के मुकाबले सिर्फ 40 की उम्र में इतनी बड़ी सत्ता हाथ में आना देश में एक अचानक पीढ़ीगत बदलाव को दिखाता है। एकदम से एक नई जनरेशन का आगमन। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उनके निजी जीवन की। एक ऐसी जिंदगी जो राजनीति से कोसों दूर थी। देश के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार का हिस्सा होने के बावजूद उनका जीवन बिल्कुल अलग ढंग से चल रहा था। अपने नाना जी के साथ तीन मूर्ति हाउस में रहते हुए भी, जहां राजनीतिक हलचल हमेशा बनी रहती थी, उन्होंने राजनीति में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। उन्हें क्या पसंद था? उन्हें पसंद था अपने कमरे की अलमारियों को विज्ञान और इंजीनियरिंग की किताबों से भरना। उन्होंने लंदन के इंपीरियल कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इन सब के अलावा उन्हें शास्त्रीय संगीत, रेडियो और फोटोग्राफी का बड़ा गहरा शौक था। मतलब बिल्कुल एक आम युवा के शौक, सत्ता के गलियारों से पूरी तरह अलग। लेकिन अगर हम उनके सबसे बड़े जुनून की बात करें तो वो था हवाई उड़ान। आसमान में उड़ना उन्हें किसी भी और चीज से ज्यादा पसंद था। इंग्लैंड से पढ़ाई पूरी करके वापस आने के बाद उन्होंने अपने इस शौक को अपना करियर बनाया। दिल्ली फ्लाइंग क्लब से कमर्शियल पायलट का लाइसेंस हासिल किया और जल्द ही अपनी पत्नी सोनिया के साथ मिलकर एक इंडियन एयरलाइंस पायलट के रूप में एक शांत निजी जीवन बिताना शुरू कर दिया। बस वो, उनका परिवार और आसमान की उड़ान। लेकिन आगे चलकर वक्त ने ऐसी करवट ली जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की थी। साल 1980, पहला बड़ा आघात और एक ऐसी त्रासदी जिसने नियति का रुख ही बदल दिया। एक शांत और निजी जीवन का रास्ता पल भर में बदल गया। घटनाक्रम इतनी तीव्रता से आगे बढ़ा कि एक पायलट अचानक राजनीतिक भंवर में खींच लिया गया। 1980 में एक विमान दुर्घटना में उनके छोटे भाई संजय गांधी की अचानक मृत्यु हो गई। ये एक बहुत बड़ा झटका था। उसके ठीक 2 साल बाद 1982 में उन्होंने एशियन गेम्स का बेहतरीन प्रबंधन किया और फिर 1984 में एक और सबसे बड़ा दिल दहला देने वाला आघात लगा, उनकी माता इंदिरा गांधी की हत्या। इन 4 सालों के सिलसिले ने उनकी जिंदगी की पूरी रूपरेखा ही उलट कर रख दी। भाई संजय गांधी के निधन के बाद ही उन पर अपनी माता की राजनीतिक कामों में मदद करने के लिए बहुत भारी दबाव बनने लगा था। यह दबाव अंदर और बाहर दोनों तरफ से था। पहले तो उन्होंने इसका काफी विरोध किया क्योंकि राजनीति उनकी मंजिल थी ही नहीं, लेकिन अंततः इस दबाव के आगे झुकते हुए बहुत ही अनिच्छा से उन्होंने राजनीति में अपना पहला कदम रखा और इसी कड़ी में उन्होंने उत्तर प्रदेश के अमेठी से उपचुनाव लड़ा और जीत हासिल की। यह वही सीट थी जो उनके भाई के असामयिक निधन के कारण खाली हुई थी। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बदलाव देखने को मिलता है। उड़ान से प्रशासन की ओर एक बड़ा कदम। 1982 में जब भारत ने एशियन गेम्स की मेजबानी की तो उन्हें एक बड़ी प्रशासनिक जिम्मेदारी सौंपी गई। उनका काम था स्टेडियम का समय पर निर्माण सुनिश्चित करना, जरूरी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराना और बिना किसी कमी के बेहतरीन तालमेल बिठाना। और उन्होंने इस चुनौतीपूर्ण काम को पूरी दक्षता के साथ अंजाम दिया। इस सफलता ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर साबित कर दिया कि एक पायलट की सटीकता और डिसिप्लिन प्रशासन में कितना बड़ा बदलाव ला सकती है। लेकिन अपनी संगठन क्षमता दिखाने के बाद भी आगे 1984 में एक ऐसी अंधेरी और कड़ी परीक्षा उनका इंतजार कर रही थी। एक ऐसी परीक्षा जहां दुख से एक नए नेतृत्व का जन्म होना था। ये एक ऐसा समय था जब उनके धैर्य की सबसे कड़ी परीक्षा होनी थी।
31 अक्टूबर 1984, जिस दिन उनकी माता की बेहद क्रूर तरीके से हत्या कर दी गई, उसी दिन दुख से टूटे हुए एक बेटे को अचानक कांग्रेस अध्यक्षा और देश के प्रधानमंत्री की भूमिका सौंप दी गई। जरा सोचिए, एक ऐसी परिस्थिति जहां एक आम इंसान अपना होश खो बैठता है, वहां उन्होंने उस असहनीय व्यक्तिगत शोक के बीच भी बेजोड़ संतुलन और संयम बनाए रखा और अपने देश के प्रति कर्तव्य को पूरा किया। उस वक्त देश चुनावों के ठीक मुहाने पर खड़ा था और अपने इतने बड़े शोक को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने जो लगन दिखाई, उसे बस एक आंकड़े से समझिए। 1 महीने लंबे चुनाव अभियान के दौरान उन्होंने लगभग पृथ्वी के पूरे घेरे के 1.5 गुना के बराबर दूरी की यात्रा की। जी हां, 1.5 गुना। देश के कोने कोने में जाकर लगभग 250 से अधिक आम सभाओं को संबोधित किया और लाखों लोगों से सीधा संपर्क साधा। उनकी यह मेहनत उनकी असाधारण इच्छा शक्ति का प्रमाण थी। और इस कड़ी मेहनत का नतीजा क्या निकला? एक ऐतिहासिक जनादेश। 508 में से रिकॉर्ड 401 सीटें। ये देश के इतिहास में सबसे बड़ा जनादेश था। ये सिर्फ कोई आम चुनावी जीत नहीं थी, बल्कि ये उस पूरे देश की भावना थी जो एक शोक संतप्त बेटे के दुख में पूरी तरह से उसके साथ खड़ा था। लोगों ने उन पर अपना पूरा भरोसा जताया। इस बेहद विशाल जनादेश के बाद वक्त था एक नई सदी के विजन का, जहां विज्ञान और राष्ट्रीय एकता को एक साथ आगे बढ़ाना था। देश के इतिहास में अब तक के सबसे बड़े जनादेश के साथ सत्ता में आने के बाद इस अनिच्छुक नेता को आगे का रास्ता तय करना था। अब उनके सामने राष्ट्र निर्माण की एक बिल्कुल नई चुनौती थी। यहाँ उनका दोहरा उद्देश्य बहुत स्पष्ट दिखता है। एक तरफ राष्ट्रीय एकता बनाए रखने की जरूरत और दूसरी तरफ एक आधुनिक हाईटेक भविष्य का निर्माण। उन्होंने अपनी विज्ञान और तकनीक की रुचि को राष्ट्रीय हित में बदल दिया। वो चाहते थे कि देश दुनिया की सबसे नई तकनीकों से जुड़े और 21वीं सदी के आधुनिक भारत की नींव रखी जाए। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ जाता है। आखिर कैसे एक व्यक्ति जो विज्ञान और आसमान की उड़ान के प्रति पूरी तरह से समर्पित था, उसने एक गहरे राजनीतिक देश की दिशा को मूल रूप से बदल दिया? व्यक्तिगत त्रासदियों ने किस तरह एक हवाई जहाज उड़ाने वाले शांत इंसान को एक आधुनिक युग के निर्माता और नेता के रूप में ढलने पर मजबूर कर दिया? क्या नियति सच में पहले से तय होती है, या त्रासदियां और चुनौतियां किसी को भी इतिहास का रुख मोड़ने की ताकत दे सकती हैं? इस बारे में थोड़ा सोचिएगा जरूर।